भारत के कारोबारी इतिहास में विजय माल्या का नाम चमक, ऐश्वर्य, तेजी से फैले व्यापार और अंततः वित्तीय विवादों, कानूनी मुकदमों और भगोड़े आर्थिक अपराधी के आरोपों के साथ जुड़ा हुआ है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के पतन की नहीं, बल्कि उस आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की भी परतें खोलती है, जिसने एक समय उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा और बाद में उन्हीं पर अरबों के फंसे कर्जों का बोझ थोप दिया। यह कहानी उतनी ही नाटकीय है जितनी किसी फिल्म की पटकथा। एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य, तेजी से उत्थान, लग्जरी जीवन, ऊंची उड़ानों वाला एविएशन बिजनेस और फिर एक ऐसा कर्ज जाल जिसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संघर्ष शामिल हो गए। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के प्रमुख थे। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 28 वर्ष की उम्र में माल्या ग्रुप को संभालने लगे। उनकी उद्यमशील शैली तेज, आधुनिक और जोखिम उठाने वाली थी। उन्होंने यूबी ग्रुप को सिर्फ शराब बनाने वाली कंपनी से आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में जैसे रसायन, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल, आईटी और एविएशन में फैला दिया। किंगफिशर बियर, जो आज भी भारतीय बाजार में लोकप्रिय है, उनके नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया। माल्या का व्यक्तित्व चमक दमक से भरा था। दौड़ती कारें, महोत्सव, पैसे की शान, क्रिकेट टीम, एयरलाइंस, घुड़दौड़, ये सब उनके सार्वजनिक छवि का हिस्सा थे। 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। शुरुआती दौर में कंपनी ने लग्जरी सेवाओं और शानदार अनुभव के कारण भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में नई हलचल मचा दी। एयर होस्टेस के रेड यूनिफॉर्म, ऑन एयर सर्विसेज, बिजनेस क्लास की क्वालिटी, किंगफिशर को 5 स्टार एयरलाइंस की उपाधि भी मिली। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में उस समय कई बाधाएं भी थी। उच्च ईंधन कीमतें, भारी टैक्स, प्रतिस्पर्धा और कम मुनाफा। किंगफिशर ने विलय किया एयर डेक्कन के साथ, जो एक कम लागत वाली कंपनी थी। यह विलय कंपनी को नीचे खींच लाया, क्योंकि डेक्कन के घाटे को भी किंगफिशर को उठाना पड़ा। 2009 से 2012 के बीच कंपनी लगातार घाटे में रही। दावे के अनुसार कई बैंकों ने कंपनी को कर्ज दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक। इन कर्जों के बदले कंपनी ने अपने ब्रांड वैल्यू, भविष्य की कमाई और कई संपत्तियों को गिरवी रखा। लेकिन एयरलाइंस का संचालन और वित्तीय ढांचा लगातार कमजोर होता गया। 2012 में डीजीसीए ने किंगफिशर का लाइसेंस निलंबित कर दिया। और यहां से माल्या की कहानी किस दिशा में मुड़ी, यह लगभग सभी जानते हैं। कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दावा था कि किंगफिशर एयरलाइंस ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं चुकाए। कुछ ऋण विलफुल डिफॉल्ट की श्रेणी में रखे गए, जिसका अर्थ है कि कंपनी भुगतान करने में सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर भुगतान न करे। बैंकों ने आरोप लगाया कि कर्ज लेते समय कई वित्तीय दस्तावेजों में गड़बड़ियां थी। कर्ज का कुछ हिस्सा निर्धारित मंदों के बजाय अन्य जगहों पर उपयोग किया गया। कंपनी ने कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं दिया। फिर भी मालिक की जीवन शैली में कटौती नहीं हुई। माल्या का पक्ष यह रहा कि एयरलाइंस उद्योग की नीतियां अस्थिर थी। कंपनी को समय दिया जाता तो वह वापसी कर सकती थी। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर 155 करोड़ रुपए तक बैंकों को चुकाए थे। उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया। 2016 में सीबीआई ने माल्या पर बैंक धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया और माल्या की कई संपत्तियां कुर्क की। बाद में अदालतों और ईडी ने उनकी संपत्तियों की नीलामी भी शुरू की। ईडी ने दावा किया कि लगभग 400 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए थे, मगर यह कानूनी रूप से अभी भी लंबी लड़ाई का हिस्सा है। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत से लंदन रवाना हुए। बैंकों और जांच एजेंसियों ने बाद में दावा किया कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत छोड़ गए। माल्या ने कहा कि वे सांसद सदस्य होने के नाते आधिकारिक मीटिंग पर निकले थे और मैं भागा नहीं हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक रूप से माहौल बनाया गया है। भारत ने 2018 में एक नया कानून बनाया, फगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट FEOA। इसके तहत 2019 में विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। यह कानून उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो 100 करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक अपराध कर विदेश भाग जाते हैं। इस घोषणा के बाद भारत को माल्या की संपत्तियों को जब्त और नीलाम करने का अधिकार मिल गया।
भारत ने 2017 में आधिकारिक रूप से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की। यूके की अदालतों में यह मामला वर्षों तक चला। 2018 में यूके के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला दिया। 2019 और 2020 में माल्या ने ऊपरी अदालतों में अपील की, पर उन्हें राहत नहीं मिली। एक समय यूके सरकार ने उन्हें प्रत्यर्पण को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन माल्या ने गोपनीय कानून उपाय का सहारा लिया, जिससे प्रतिक्रिया अटक गई। 2022-2025 तक भी यह मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और माल्या अभी भी ब्रिटेन में ही रह रहे हैं। माल्या ने कई बार सार्वजनिक बयानों में अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना था वे कानूनी तौर पर दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। उन्होंने किंगफिशर को बचाने की कोशिश की, लेकिन नीतियों और बाजार परिस्थितियों ने एयरलाइन को डुबा दिया। उन्होंने बैंकों को समझौता प्रस्ताव भी दिया, जिसमें वे बकाया रकम का बड़ा हिस्सा वापस करने को तैयार भी थे। उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो एक चर्चित चेहरा थे। हालांकि बैंकों ने कहा कि उनके प्रस्ताव वास्तविक भुगतान क्षमता को नहीं दर्शाते और अदालतें भी इसमें सहमत नहीं हुई। भारत सरकार और ईडी ने माल्या की बड़ी बड़ी संपत्तियां, कुर्क किंग विला, फार्म हाउस, कंपनी शेयर, बैंक खाते, लग्जरी कारें, पेंटिंग, आभूषण, सब कुछ नीलाम कर दिया। यूबी ग्रुप के कई शेयर बेचकर बैंकों ने हजारों करोड़ों रुपए वसूल किए। किंगफिशर हाउस मुंबई की नीलामी हुई। गोवा का किंगफिशर विला भी बेच दिया गया। हालांकि पूरी देनदारी की तुलना में यह वसूली अभी भी पर्याप्त नहीं मानी जाती है। विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति का उत्थान और पतन नहीं है, बल्कि उन जोखिमों की भी दास्तान है जो तेजी से बढ़ते व्यावसायिक विस्तार और अत्यधिक कर्ज उठाने वाली रणनीतियों में छिपे होते हैं। अत्यधिक कर्ज और विस्तार की कीमत किंगफिशर एयरलाइंस ने जिस तेजी से विस्तार किया, उसके पीछे मजबूत वित्तीय रणनीति नहीं थी। एयरलाइन बिजनेस अत्यंत प्रतिस्पर्धी और महंगा है, खासकर भारत जैसे देश में जहां टैक्स और ईंधन खर्च बहुत अधिक है। बैंकों और जांच एजेंसियों का आरोप था कि कंपनी में धन प्रवर्धन और पारदर्शिता की कमी रही। राजनीति, व्यवसाय और प्रभाव का मिश्रण। माल्या लंबे समय तक राज्यसभा सदस्य रहे और उन्होंने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाए रखा, लेकिन यह प्रभाव व्यवसायिक चुनौतियों को रोक नहीं पाया। कानूनी प्रतिक्रियाएं लंबे समय तक खिंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण प्रक्रिया एक जटिल कानूनी लड़ाई है जो आज भी जारी है। 2025 तक विजय माल्या ना तो भारत आए, न ही प्रत्यर्पण का मामला पूरी तरह समाप्त हुआ। भारत में उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। उनकी एयरलाइन अब इतिहास का हिस्सा है। उनकी संपत्तियां बिक चुकी है या जब्त हो चुकी है। फिर भी कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू अधूरा है। क्या विजय माल्या कभी भारत वापस आएंगे? क्या उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों का अंतिम फैसला होगा? क्या बैंकों का पूरा पैसा वसूल हो पाएगा? यह सब आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, अगर विजय माल्या की कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।